अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जिस स्टूडेंट्स मिड टर्म एसबीए 2025-26 ग्रेड 8 के कंप्यूटर साइंस, बेटा इस वीडियो में हम कंप्लीट एमसीक्यूज करेंगे तमाम वर्जन के, उर्दू और इंग्लिश मीडियम। बेटा अगर ये आपने वीडियो क्लिक की है ना, तो इसका मतलब है आप कंप्यूटर की सारी तैयारी करके यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है कि जो आपके मिड टर्म के तमाम गेस्ट पेपर है, वो एक ही वीडियो में उर्दू और इंग्लिश मीडियम में। बेटा ना सिर्फ ये आपको मार्क करवा दिए हैं, बल्कि मैंने थोड़ा-थोड़ा इसको समझा भी दिया है। अगर आप ये वीडियो करेंगे तो आपकी ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो है वो तैयार हो जाएँगे, आपको सुनने से ही तैयार हो जाएँगे, ठीक है? तो बेटा सब्जेक्टिव की वीडियो थी, आपका क्योंकि पेपर ये कुछ इस तरह से होगा ना। ये हमारा जैसे अब ये इंग्लिश मीडियम टोटल आपका 50 नंबर का पेपर होगा, और उसमें 10 आपके एमसीक्यूज़ होंगे, और बाकी इस तरह आपका सब्जेक्टिव होगा। तो जो सब्जेक्टिव की वीडियो है, वो मैंने अलग भी बना दी है, और इस वीडियो में एमसीक्यूज़ के बाद भी अटैच कर दी है। यानी आप ये पूरी वीडियो है। इसमें हम पहले सारे के सारे वर्ज़न के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद इसी वीडियो में जितने भी हमारे वर्ज़न के सब्जेक्टिव पार्ट है, वो सारा हम करेंगे। मतलब यूँ समझें कि ये वीडियो जो है, ये एक मुकम्मल वीडियो है। अगर आप ये कर लेंगे, तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। सारे एमसीक्यूज़ भी डन हो जाएँगे आप, और सारा का सारा सब्जेक्टिव भी डन हो जाएगा। क्योंकि एक वो जो सब्जेक्टिव पार्ट है, मैंने क्वेश्चन आंसर है, वो तो मैंने कल ही अपलोड कर दिए थे। लेकिन पहले हम अब इस वीडियो में हम पहले ये सारे एमसीक्यूज़ करेंगे, सारे के सारे, ठीक है? इसी वीडियो में मैंने वो भी लगा दी है, सब्जेक्टिव पार्ट भी। मतलब आप ये बैठ के पूरी वीडियो देख लें, तो आपका पूरे का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। वीडियो सुनने से ही तैयार हो जाएगा, इसकी गारंटी है इंशाल्लाह। वीडियो को बेटा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसी बात हर वीडियो में कहता हूँ कि बेटा ये तो आपके मिड टर्म के पेपर हैं, इसमें तो चलें जो भी मार्क्स आपके आ जाएँ दुआ है, बहुत अच्छे। लेकिन असल हमने बोर्ड की तैयारी जो पैक्टा लेगा आपके फरवरी में शुरू हो रहे हैं आपके पेपर, तो उसकी तैयारी करनी है इस चैनल पे। तो जो बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है बेटा? बेटा क्लियर होगी बात? हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। पहले एमसीक्यूज़ करेंगे सारे, ये वाले सारे एमसीक्यूज़, फिर इसी वीडियो में सब्जेक्टिव करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपके पास आ गई है, तो बस यही देखनी है कंप्यूटर की, और कोई नहीं देखनी, ये फाइनल वीडियो है। चलिए जी शुरू करते हैं। जी बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन है, लैन इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ। लैन मुख़फ़्फ़िफ़ है लोकल एरिया नेटवर्क का। लैन इज़ स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिलेक्ट द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अपाची। तो अपाची के तैयार करदा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इंतखाब करें। ये बेटा ओपन ऑफिस है। अपाची ने जो स्प्रेडशीट बनाई थी, वो ओपन ऑफिस उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ गूगल शीट वर्कबुक इज़। यानी जब आप गूगल शीट की वर्कबुक का पहले से तयशुदा नाम, यानी जब आप गूगल पे जैसे ये स्प्रेडशीट है गूगल की, अब इसको आप कोई भी एक नई स्प्रेडशीट बनाएँगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से जो इसका नाम होगा ना, ये देखिए क्या है इसका नाम? ये थोड़ा कट रहा है, तो ये अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। ये यू है, यहाँ साइड में थोड़ा कट रहा है। तो ये क्या है? अनटाइटल्ड। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्या नाम है जी? अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। अब फिर हम इसका नाम रखते हैं जो भी रखना हो, जैसे ये कोई रिज़ल्ट कार्ड है या जो भी है, ठीक है? लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। तो ये पड़ा हुआ है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रिपेयरिंग अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में किसी मसले को हल करने के लिए वाज़ेह और तरतीबवार इक़दामात तैयार करना। अब आप इक़दामात कर रहे हो, स्टेप्स कर रहे हो सीक्वेंस में, तो प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये स्टेप से ही याद रखना है आपने। स्टेप प्लानिंग होता है, ठीक है? क्या है? स्टेप प्लानिंग, ये वाला मरहलावार मंसूबाबंदी। इसके बाद नेक्स्ट है जी, चूज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ परफेक्ट फॉर मेकिंग गेम। अच्छा बेटा, स्क्रैच एक ऐसी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे बेस्ट है गेम के लिए, क्योंकि ये ईज़ी है, आपकी भी बुक में आगे भी, तो स्क्रैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एमएस एक्सेल इज़ यूज़ फॉर। अब ये आपकी एमएस एक्सेल है।
अब ये किस लिए यूज़ होती है? ये आपके लेट्स से किसी स्टूडेंट का ये रिज़ल्ट कार्ड है, तो मुझे इनका कोई सम फाइंड करना है या कोई भी इन पे कैलकुलेशन करनी है, इनकी एवरेज निकालनी है, तो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? एमएस एक्सेल किस लिए यूज़ होता है? कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ें। नेक्स्ट है जी, गूगल शीट आर वेरी हेल्पफुल फॉर, जो गूगल शीट है ना वो ऑनलाइन वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है? किसके लिए? ऑनलाइन वर्क के लिए। असल में जो ये है हमारी एमएस एक्सेल, इसका भी काम कैलकुलेशन है, और ये है हमारी गूगल शीट, इसका काम भी क्या है? यही कैलकुलेशन है, लेकिन ये जो है ना ये हमारी ऑनलाइन के लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? और जो हमारी एक्सेल है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए बेहतर है। तो गूगल शीट इज़ बेस्ट फॉर ऑनलाइन वर्क। इसके बाद नेक्स्ट है जी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलैरिटी विथ इन द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड, मसाइल के दरमियान मुमासलत तलाश करना, तो कोई सिमिलैरिटी को होता है पैटर्न तलाश करना, तो जैसे पैटर्न रिकग्निशन, ठीक है? पैटर्न की शिनाख्त, मुमासलत एक जैसी चीज़ें, ये तो ये पैटर्न रिकग्निशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, रेक्टेंगल सिंबल इज यूज्ड। देखिए हमें पता है कि फ्लो चार्ट की मुख्तलिफ शेप्स हैं जो फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज होती हैं। तो जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल इस तरह की, इसमें पता नहीं ये, हाँ ये वाली शेप, ये ट्रायंगल शेप, ये वाली, ये प्रोसेस सिंबल होती है, इसमें ये प्रोसेस बॉक्स होता है, ठीक है? इसमें हम क्या लिखते हैं? प्रोसेस लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट कीवर्ड वुड यू यूज फॉर कंडीशन दैट शुड रन इफ नन ऑफ द प्रीवियस कंडीशन आर मेट, कि अगर आप ऐसी शर्त के लिए कौन सा कलीदी लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो अगली पिछली शर्तों में कोई भी पूरा ना हो तो चले। देखिए बेटा, जो हमारे पास इफ देन एल्स है ना, ये एल्स का लफ्ज़ इसमें, कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ की स्टेटमेंट चलती है। अगर कंडीशन कोई भी ट्रू ना हो तो फिर एल्स की कंडीशन स्टेटमेंट चलती है। ये याद रखना। इफ एल्स ये इकट्ठे होते हैं ना, इफ देन एल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारा इफ वाली स्टेटमेंट चलती है, अगर ट्रू ना हो तो फिर एल्स वाली। इसके बाद नेक्स्ट है जी, अ केबल नेटवर्क इन अ सिटी इज एग्जांपल ऑफ, सिटी जो है ना वो मेट्रोपॉलिटन मैन की एग्जांपल होता है। सिटी किसकी एग्जांपल होती है? मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद, बेटा ये याद रखना है, फार्मूला और फंक्शन हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होते हैं। जब भी आप यहाँ लिखोगे ना, मतलब इन दोनों का आपको प्लस चाहिए, तो ये इक्वल लिखना पड़ेगा, ये पहला, और फिर ये प्लस, और ये दूसरा, तो दोनों को करोगे, देखो इन दोनों का इसने क्या कर दिया? प्लस। तो फॉर्मूला ये जो मैंने लिखा था, ये किससे स्टार्ट हुआ था? इक्वल से, ठीक है? तो इक्वल से स्टार्ट होता है। अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड इन ऑनलाइन मोड एज वेल एज ऑफलाइन, तो जो अभी हमने बात की थी, एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये ऑनलाइन भी आप यूज कर सकते हो और ये में ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये मांगे एमएस एक्सेल, द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट इज, ऐसे बेटा स्टार्ट के लिए और एंड के लिए ये ओवल शेप होती है, ठीक है? स्टार्ट और एंड के लिए हमारे पास बेजरी शक्ल होती है, ओवल शेप ये वाली, ये इस तरह करके। फ्लो चार्ट के अंदर ये जो बेजरी शक्ल होती है, ओवल शेप होती है, ये यूज होती है फ्लो चार्ट में, ओवल शेप, ठीक है? स्टार्ट के लिए भी और एंड के लिए भी। नेक्स्ट इन स्क्रैच, हाउ कैन यू मेक अ स्प्राइट मूव फॉरवर्ड बाय 10? स्क्रैच में आप स्प्राइट को 10 कदम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा बेटा, अब देखिए, ये यूज़ द मूव 10 स्टेप ब्लॉक। अब जब यही 10 से आप याद रखो, बस यही इसका कि 10 स्टेप जो है ना मूव आगे कर दो, ठीक है? ये मूव 10 स्टॉप दे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गूगल शीट कैन बी यूज्ड इन, गूगल शीट जो है ना वो ऑनलाइन मोड में ही यूज़ होती है। गूगल शीट किसमें? ऑनलाइन मोड। Spreadsheet software that use OneDrive as online storage by it, ये MS एक्सेल जो है ना ये वन ड्राइव यूज करती है। MS एक्सेल जो है ऑनलाइन स्टोरेज के लिए वन ड्राइव यूज करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ब्रेकिंग डाउन अ बिगर प्रॉब्लम स्मॉलर इज नॉट एल,
बड़े मसले को छोटे हिस्सों में तक़सीम करना कहलाता है। तो बड़े मसलों को छोटे हिस्सों में तक़सीम करना कहता है डिकम्पोज़ करना, डिकम्पोज़िशन करना, डिकम्पोज़िशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्रैच लैंग्वेज हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन डैश लैंग्वेजेज़। बेटा जो स्क्रैच है ना गेमिंग की लैंग्वेज है, ये 70 से ज़्यादा ज़ुबानों में का तर्जुमा हो चुका है। स्क्रैच लैंग्वेज के कितनी 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेज़। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट कीवर्ड्स वुड यू यूज़ फॉर अ कंडीशन दैट वुड रन इफ नन ऑफ द प्रीवियस कंडीशन आर मेट। अच्छा कोई भी नहीं चलेगी तो एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है? अगर ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी तो एल्स की चलेगी, ये याद रखना। इसके बाद अगेन वही रिपीट हो रहा है, लैन इज एन एब्रीविएशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। रो इन एमएस एक्सेल वर्कशीट आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली। रोज किस तरह होती हैं? अ, उफ़की हॉरिजॉन्टली। ये देखें, ये अब ये देखेंगे, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 7 है, ये रो उफ़की इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लंबाई में, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं एमएस एक्सेल इज़ डेवलप्ड बाय एक्सेल जो है ना ये बेटा माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट की जो कंपनी है एमएस एक्सेल इसने बनाई है। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन सिंपल इंग्लिश इज़ कॉल्ड। ये जो सिंपल इंग्लिश में हम कोड लिखते हैं इसको सूडो कोड बोलते हैं। पी से लिखा जाता है लेकिन पढ़ा क्या जाता है ये सूडो कोड, ठीक है? यदि हम प्रोग्रामिंग करने से पहले ना उसको सिंपल इंग्लिश में लिख लेते हैं, इसको सूडो कोड बोलते हैं। नेक्स्ट है जी स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग गेम्स। स्क्रैच में गेम्स बनती हैं, सही, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी गूगल शीट कैन बी यूज्ड इन गूगल जो है वो ऑनलाइन मोड में यूज़ ज़्यादा होती है। रो इन वर्कशीट आर लेबल्ड विद, जो रो है वो नंबर में लेबल होती है, ठीक है, अदाद में। अब इसका मतलब ये है देखिए, ये रो है ना, ये पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो ये नंबरिंग नंबर है इनके। और कॉलम अल्फाबेट लेटर है, ये देखिए, ये सी कॉलम, ये डी कॉलम, ठीक है, ये मतलब है इसका। ब्रेकिंग डाउन अ बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर, तो ये हम पहले भी कह चुके हैं, ये होता है डिकम्पोजिशन इन फ्लो चार्ट। रेक्टेंगल सिंबल इज यूज, रेक्टेंगल हमने पहले भी कहा कि कौन सी होती है, प्रोसेस बॉक्स होता है, ठीक, फैसला बॉक्स रेक्टेंगल। व्हाट कीवर्ड वुड यूज फॉर अ कंडीशन दैट शुड रन इफ एल्स वाली, ये हम पहले भी बार बार आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेस। इसकी 400 बेटर होती है, ठीक है? कितनी होती है? 400 याद रखना है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कितनी 400। रोज इन एमएस एक्सेल वर्कशीट आर अरेंज्ड, रोज अभी हमने कहा हॉरिजॉन्टली यानी उफ़की होती है। बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ गूगल शीट, अभी पहले भी हमने देखा था अनटाइटल्ड था ये। पहले में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा नाम होता है? अनटाइटल्ड। इसके बाद है द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट को ज़ाहिर करने के लिए कौन सी शक्ल होती है? बेज़ी ओवल शेप होती है हमारे पास, ठीक है? इन द रिज़ल्ट ऑफ दिस लूप यूजिंग फॉरएवर ब्लॉक विल बी। अच्छा देखिए, अगर हम इसको करेंगे तो ये जो हमने क्या टर्न करें 15 डिग्री, तो क्या होगा? अ, कैट स्पिन इन अ सर्कल, कैट्स मूव फॉरवर्ड, कैट मूव बैकवर्ड, कैट स्टॉप। देखिए, इस हम उसका क्या एंगल चेंज कर रहे हैं, एंगल तो स्पिन करेगी इन अ सर्कल, ठीक है? कैट बिल्ली दायरे में घूमे, कि हम फॉरएवर कर रहे हैं और 15 डिग्री का इस तरह उसको उसका एंगल चेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए एंगल चेंज हो रहा है, तो फॉरएवर लूप का मतलब चलाते रहो, तो ये देखिए ऐसे चलती रहेगी, स्पिन्स इन अ सर्कल। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर, तो ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है स्प्रेडशीट। राइट लेटर, एडिट इमेज, मेकिंग ड्राइंग, परफॉर्म एनालिसिस। हाँ, क्या है? परफॉर्म एनालिसिस। एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस यही है ना? अब ये स्प्रेडशीट है, मुझे देखना है एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो मैं कैलकुलेट करके तो इसका एनालिसिस करूँगा। गूगल शीट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर, गूगल शीट जो है वो ऑनलाइन वर्क के लिए हेल्पफुल होती है।
ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, तो ये डिकम्पोजिशन होता है। इफ प्रोग्राम स्टॉप सडनली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। अच्छा, जब प्रोग्राम चल रहा हो और सडनली अचानक से रुक जाए तो इसको ना क्रैश, ये हम कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो गया है, हादसा। तो इसमें इसमें उर्दू इसकी करती है ट्रांसलेशन, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया, एक ही दम रुक गया। स्क्रैच लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय एमआईटी लैब, ये एमआईटी लैब ने बनाई है स्क्रैच लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, केबल नेटवर्क इन अ सिटी इज एन एग्जांपल। सिटी के अंदर जो है ना वो मैन की एग्जांपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। रोज इन एम एक्सेल, ये हॉरिजॉन्टली है, उसकी है, पहले ही रिपीट हो रहा है। एम एस एक्सेल इज डेवलप बाय, एम एस एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, ये पहले भी किया है। द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ द फॉल, ये देखें अब रिपीट होना शुरू हो गया ना, ओवल बेस भी। चूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज परफेक्ट फॉर मेकिंग गेम, ये स्क्रैच है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये देखिए इस तरह आप याद होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, एम एस एक्सेल इज यूज फॉर कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, ठीक है, कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट यूजेस वन ड्राइव एज ऑनलाइन, ये भी एम एस एक्सेल है, ये वन ड्राइव यूज करती है। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, जो स्टेप बाय स्टेप है अप्रोच है, ये हमारी क्या होती है, पैटर्न, हाँ, ये एल्गोरिदम डिजाइन होती है, ठीक है। देखिए आपने एल्गोरिदम की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, स्टेप्स, सेट ऑफ स्टेप्स, तो ये स्टेप बाय स्टेप का लफ्ज ये एल्गोरिदम डिजाइन के लिए हो। इन एम एस एक्सेल सेल रेंज इज डिफाइंड बाय सेल रेफरेंस इन वी कैन यूज। अच्छा बेटा, सेल रेफरेंस जो है ना ये कॉलन में हम करते हैं, यानी इनके दरमियान कॉलन होता है, ये ऐसे, यानी ये देखिए ये है ना, जैसे यहाँ से मिसाल के तौर पे अब ये सेल है A2 और ये क्या है, ये है C6, ये वाला C6। अब देखो A2 और A, मतलब कोई भी हम करेंगे ना दरमियान में, मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक सम हो जाए, तो ये देखिए लेट से मैं इक्वल लिखने लगा हूँ, वैसे इसके समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चले आपको पता होना चाहिए। तो सॉरी, सम का फंक्शन लिखने लगा हूँ ऐसे, तो इक्वल सम। और अब देखिए ये अगर मैंने लिखी, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना, ये देखिए अब ये मैंने रेंज 62 से लेके 45 तक ये रेंज सेलेक्ट की है, तो दरमियान में क्या लगाते हैं हम, एक कॉलन लगाते हैं, बस ये बताना था, कॉलन, ठीक है, ये दो डॉट। अ प्लेस टू स्टोर अ वैल्यू इन मेमोरी इज कॉल्ड। बेटा जो वेरिएबल के अंदर हमारी मेमोरी के अंदर हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी वेरिएबल वो जगह होती है जहाँ हम मेमोरी में अपना डाटा स्टोर करते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, स्मॉल जियोग्राफिकल है तो फिर ये लोकल एरिया नेटवर्क है, स्मॉल। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एबीएस माइनस फुल, एबीएस बेटा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, और किसी भी नंबर की वैल्यू एब्सोल्यूट हो तो वो साइन खत्म कर देता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव 4 हो या नेगेटिव 4 हो, जब आप उस पे एबीएस का फंक्शन लगा देते हैं ना, तो उसकी वैल्यू जो है वो उसका उसका साइन खत्म हो जाता है। एबीएस का मतलब ये होता है कि उसका साइन खत्म कर दो। बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ गूगल शीट, ये हम पहले भी कर चुके हैं, अनटाइटल्ड, ठीक है, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। अ टेक्निक दैट शोज अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन पिक्टोरियल फॉर्म। तो फ्लो चार्ट है ये एक तस्वीरी शक्ल में हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं, फ्लो चार्ट, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। स्क्रैच इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज परफेक्ट फॉर मेकिंग गेम्स, हम इसमें क्या बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं स्क्रैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प इन अस इन, माइक्रोसॉफ्ट जो कैलकुलेशन में हमें हिसाबात वगैरह में हेल्प करती है। फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ये गूगल शीट की इसकी एग्जांपल है, फ्री है गूगल शीट जो है, ये वेब बेस्ड है। जोहो, ओनली ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ जी गूगल शीट। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, तो ये एल्गोरिदम डिजाइन, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप, किसे याद रखना, एल्गोरिदम से। स्क्रैच लैंग्वेज कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गई है, 70 में ट्रांसलेट। What keyword would you use for a condition that should run if none of the previous condition, ये else है, बार बार आ रहा है।
जी बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास लैन इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, वही हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्म एनालिसिस। इसमें फार्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन। यूज़ वन ड्राइव एज़ अ ऑनलाइन, तो ये एमएस एक्सेल करती है। सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड इन ऑनलाइन मोड एज़ वेल, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो है वो हमारे पास एक्सेल यूज़ होती है। उसके बाद ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, तो ये डीकम्पोज़िशन होती है। द सिंबल टू शो स्टार्ट ओवल से होता है, हम पहले भी कर चुके हैं। ये फिर इफ प्रोग्राम स्टॉप सडनली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दिस इज कॉल्ड। अच्छा बेटा, ये सडनली जो है ना, हम पीछे ये हाल्टिंग है, पीछे हमने क्रैश किया है, तो ये क्रैश नहीं है, हॉल्टिंग है। ठीक है? ये अगर सडनली रुक जाए तो इसका आंसर क्या है? हॉल्टिंग। बेटा ये चीज नोट कर। ये जो मैंने बनाया एमसीक्यूज, ये सिर्फ 2 एमसीक्यूज की वजह से बनाया है, बाकी सारे इसमें सेम है, 8वें और 10वें के लिए। अब 10वां इसमें नया है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रो, ये प्रोग्राम की डेफिनेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। 8वें का इसलिए बनाया है कि मैंने पिछली उसमें वर्जन में इसको क्रैश कहा, तो ये हॉल्टिंग सही आंसर है। बाकी ये स्क्रैच जो है इसमें गेम बनाते हैं, पहले भी कर चुके हैं। ठीक है? तो ये हॉल्टिंग है और इसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। तो ये इसका उर्दू पीडीएम हम इसमें ज़रा जल्दी गुज़र जाते हैं। ये वही लोकल एरिया नेटवर्क एनालिसिस परफॉर्म करना, इक्वल का साइन से शुरू होता है। एमएस एक्सेल है इसका, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अ, ये हो गया, छोड़ डिकम्पोजिशन हो गया, बेसवी हो गया। अचानक छोड़े तो हाइडिंग कहलाता है, ठीक है? और ये गेम्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और ये हमारा प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है। अच्छा, अब इसमें देखिए ये सारे हमारे किए हुए हैं, बस इसमें ये चीज़ चेक कर लें, इसमें ना जो एक नया था, बाकी सारा वही है। कौन सा वाला? हाँ, ये वाला। नंबर ऑफ लैंग्वेज अवेलेबल इन गूगल शीट, आप गूगल शीट में जो लैंग्वेजेस है ये वाली है 83। टोटल कितनी है गूगल शीट में? 83। तो ये बस याद रखना है आपने, बाकी सारा उसमें पुरानी है चीज़ें, मतलब हमने कर ली है। ये 8, ठीक है? बाकी सारी हमारी ये पहले से हो गई है। तो ये बेटा हमारे एमसीक्यूज़ थे। अभी यही है, हमने एमसीक्यू जो करने थे वो यही करने हैं। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। और मैं पहले भी बार-बार कहता रहता हूँ कि हमें बस अब बोर्ड की तैयारी करनी है। जैसे आपके पेपर ये ख़त्म होंगे, हम इंशाल्लाह बोर्ड की तैयारी करेंगे, उसमें 4 सब्जेक्ट की करनी है हमने तैयारी। तो जो-जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं इसी चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? चलिए जी, अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। जी बेटा, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विद वन एग्जांपल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मकसद बयान करें और एक एग्जांपल दें। 4 नंबर का सवाल है बेटा। इसमें जो हमारे लिए याद करने की और समझने की चीज़ क्या है? तो ये इट इज़ यूज्ड टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड एनालाइज डाटा, ऑर्गेनाइज इन सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम, सर्च, सॉर्टेड, कैलकुलेटेड, और हम चार्ट एंड ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट इसकी एग्जांपल है। अच्छा, अब अगर आप माइंड ना करें तो आप ज़रा सी ये प्रैक्टिकल एक चीज़ देखिएगा। अब ये यूँ समझने के स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है? ये क्या है? स्टूडेंट के मार्क्स मैंने रखे हुए हैं, बच्चों के नाम। मतलब एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है? ये क्या है? एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड है, उसके ये मार्क्स आए हैं। अब इसमें देखें, स्टोर, मैनिपुलेट एंड एनालाइज डाटा। अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने। इसमें मैंने डाटा को स्टोर किया हुआ है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? मसलन अभी देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे इसका सम फाइंड कर लेता हूँ, तो टोटल मार्क्स बच्चे के ये आ गए हैं। तो मैंने मैनिपुलेट किया, कैलकुलेट किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा, मैनिपुलेट डाटा, और अब मैं एनालाइज़ कर सकता हूँ कि बच्चे के टोटल मार्क्स कितने थे और इसने ऑब्टेन कितने किए। तो ये देखिए, टोटल 320 थे और उसने हासिल कितने किए? ये वाले। तो ये सॉफ्टवेयर की पहली लाइन तो हमें समझ आ गई कि अ स्प्रेडशीट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड एनालाइज़ द डाटा। हम डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं सीरीज़ ऑफ रोज़ एंड कॉलम। अगर आप इस डाटा को देखो तो ये वाली रोज़ हैं। ये देखिए, ये मैंने रो सेलेक्ट की है इस तरफ, ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है इस तरह। तो ये कॉलम और रोज़ के अंदर हमारा डाटा ऑर्गेनाइज़ होता है स्प्रेडशीट।
ये एक स्प्रेडशीट है, ठीक है? इसके बाद हम इसमें डाटा को सर्च कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जी, अभी जैसे मैंने आपके सामने इसमें स्टोर किया हुआ है, अब ये कैलकुलेट टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, तो इसका एक ये फ़ायदा हो गया। और आखिरी जो बात लिखी हुई है उसने कि हम इसमें चार्ट्स और ग्राफ भी बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे देखना हो कि इसने इसके ऑब्टेन मार्क्स जो हैं, वो किस तरतीब से हैं, कितने के हैं इसके मार्क्स और किस में ज़्यादा किस में कम आए, तो ये देखिए मैं इसके ग्राफ बना सकता हूँ। लेट्स से ये कर लें, या इसके ये ठीक है। हाँ, अब ये देखिए ये मैंने क्या बनाया है, इसके मार्क्स का ग्राफ बना दिया है। या ये नहीं मुझे सही लग रहा। मैं देखता हूँ कोई और ग्राफ। सॉरी बेटा, आपकी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं टाइम ज़रा ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपको ये समझ ज़्यादा अच्छी तरह से आ सकता है। हाँ, ये देखें, अब ये एक बन गया ग्राफ, ठीक है? अब ये चार्ट बना है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो इंग्लिश 1 था उसमें आपके वो कह रहा है कि 60 के करीब-करीब है। अब मुझे चार्ट से देख के ही पता चल रहा है जो 2 वाला ने ये सबसे ज़्यादा है। यानी 2 में क्या चीज़ पड़ी हुई थी, 2 में मैथ है, इसमें आपके मार्क्स जो हैं सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम चार्ट और ग्राफ, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं बहरहाल। अब मैं इसको समराइज़ करने लगा हूँ क्वेश्चन को। व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। आपके सामने जो बेटा सॉफ्टवेयर ओपन किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। कहता है कि इसके पर्पज़ क्या है, इस स्प्रेडशीट का? और एग्ज़ाम्पल भी दें। तो पर्पज़ मैंने बता दिया कि हम इसमें डाटा को स्टोर, मैनिपुलेट और एनालाइज़ कर सकते हैं। हम इसमें डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं रोज़ और कॉलम के अंदर। जैसे हमने देखा कि रोज़, ये रो है और ये हमारा कॉलम है। हमने रोज़ और कॉलम में डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसमें हम डाटा को सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें हम अपनी मुख्तलिफ वैरायटी के चार्ट्स और ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया। और आखिरी बात उसने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ प्रोग्राम व्हिच यू एंटर डाटा इंटो कॉलम इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अच्छा, आप इस लाइन को सिर्फ इतना भी लिख दो कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो काफ़ी है, ठीक है? तो ये बेटा समझ आ गई हमें और ये हमारा उर्दू मीडियम का आंसर हो गया। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, ये आगे जा क्यों नहीं रहा? ये ऐसे जाएगा। अच्छा, ये आ गया दूसरा छोटा-सा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का है, आंसर भी छोटा-सा ही है। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 एलिमेंट ऑफ एक्सेल। अब ये जो एक्सेल हमारे सामने ओपन है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। इसके कोई से 2 एलिमेंट के नाम बताएँ, मतलब एलिमेंट क्या-क्या इसमें चीज़ें होती हैं? तो भई इसमें वर्कबुक होती है, वर्कशीट होती है, सेल होते हैं, सेल रेंज होती है और एक्सेल इंटरफ़ेस होता है। मिसाल के तौर पे पहले ये सेल, अब सेल क्या है? ये देखिए, अब ये जो एक सिलेक्टेड है ना, ये एक सेल एफ है, ये जी है, ये सेल है, ठीक है? जिनमें डाटा हमारा एंटर है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो इसमें सेल होते हैं। सेल रेंज है, सेल रेंज बेटा किसको बोलते हैं? मसलन मैं इकट्ठे सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से डाटा यहाँ तक। अब ये देखिए, अगर ये आपको नज़र आ रहा है 5R इंटू 1C। अब ये पूरी एक रेंज मैंने सेलेक्ट की है, तो इसको बोलते हैं सेल सेल रेंज है इसका। फिर है जी वर्कशीट। वर्कशीट किसको बोलते हैं? अब एक पूरी जो एक्सेल के अंदर, अब ये देखें, ये मिनिमम और मैक्सिमम एक अलग डाटा पड़ा है, इसी में ये अलग डाटा है, ये जो नीचे नज़र आ रही हैं। तो ये देखिए, ये मैं प्लस करूँगा तो एक और क्रिएट हो गई, ये वर्कशीट अलग बन गई। तो जैसे एक किताब में मुख्तलिफ पेज होते हैं ना, तो एक वर्कबुक के अंदर मुख्तलिफ ये शीटें होती हैं, ये पहली शीट, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये वर्कशीट्स हैं। हमने एग्ज़ाम्पल, ये नाम ही याद रखने हैं, हमने इतना कौन सा समझना है, मैं तो वैसे बता रहा था। मैंने कहा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। इस बेटा उर्दू मीडियम वालों ने भी देख लिया होगा होपफुली। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन्यू बार क्या होता है? मेन्यू बार इज़ अ हॉरिज़ॉन्टल बार दैट कंटेन लिस्ट ऑफ मेन्यूज़। मेन्यू बार स्क्रीन के ऊपर मौजूद एक ऊफ़की पट्टी होती है जिसमें मुख्तलिफ मेन्यूज़ के नाम, जैसे फ़ाइल हो गया, एडिट वगैरह, ये शामिल होते हैं। अब बेटा इसको ये नज़र आ रहा है बिल्कुल टॉप पे, ये फ़ाइल है, ये होम है, इंसर्ट है, लेआउट है, फ़ॉर्मूला है, डाटा है। इसको मेन्यू बार बोलते हैं। यानी ये जो हॉरिज़ॉन्टल ऊफ़की हमारे पास पट्टी आपको नज़र आ रही है, हॉरिज़ॉन्टल बार नज़र आ रही है, दैट लिस्ट ऑफ मेन्यू है। इसमें अब ये पहला मेन्यू फाइल है, दूसरा होम है, तो ये जो लिस्ट ऑफ मेन्यू हॉरिजॉन्टल बार इज़ कॉल्ड मेन्यू बार। ओके जी, बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। डिफाइन वर्कशीट इन एमएस एक्सेल एंड गिव एग्जांपल। 4 नंबर का क्वेश्चन है और आसान सी बात है। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन अ सिंगल शीट इज कॉल्ड अ वर्कशीट। भाई इतनी सी एग्जांपल है। बेटा ये जो आपके सामने ऊपर है ना, ये नजर आ रही है, ये देखिए इसमें क्या है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो। तो ये कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ अ सिंगल शीट। अब ये एक जो सिंगल शीट है, दिस इज कॉल्ड अ शीट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम क्यों कहा? ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन अ सिंगल शीट इज कॉल्ड वर्कशीट। तो हम इस पूरी को क्या बोलते हैं? इट इज अ वर्कशीट। एग्जाम्पल है रिजल्ट कार्ड, होम बजट, टाइम टेबल। अब देखिए ये क्या बना हुआ है, ये कोई मेरे ख्याल में होम बजट बना हुआ है, ये बिजली का बिल इतना है। अब इसी तरह ये एक अलग सी शीट है, ये रिजल्ट कार्ड बना हुआ है। तो ये जो एक सिंगल हमें नजर आ रही है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, दिस इज कॉल्ड वर्कशीट, ठीक है। तो ये उर्दू का आपका आंसर हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है जी। नेक्स्ट 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 डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल रेंज। सेल में और सेल रेंज में क्या फर्क होता है? भाई ये तो बहुत आसानी बात है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल नेम विच इज कंपोज्ड ऑफ, सॉरी, सेल रेंज और सेल रेफरेंस में क्या फर्क होता है? तो पहला क्वेश्चन है, सेल रेफरेंस क्या है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल नेम विच इज कंपोज्ड ऑफ अ कॉलम एंड सेल नेम इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। और सेल रेंज क्या है? द रेफरेंस ऑफ एडजेसेंट सेल में बी डिनोटेड बाय सेल रेंज। इसका मतलब आपको आसान तरीके से बताता हूँ। बेटा ये मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया 62। अगर आपको ये नजर आ रहा हो टॉप पे C2, ये इसका एड्रेस है, कॉलम नंबर C है और रो नंबर इसका 2 है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये 75 मैंने सेलेक्ट किया है, टॉप पे देखें ये लिखा हुआ है B3, यानी बी इसका कॉलम है और रो इसकी 3 है। तो ये इसका एड्रेस है, तो इसी को हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं? यानी जो सेल का एड्रेस होता है ये इसका सेल रेफरेंस होता है। यानी अब इसका क्या है? C6, इसका क्या है? A3, इसका सेल रेफरेंस क्या है? B3। क्यों, कैसे पता चला? बी कॉलम है और 3 रो है। इसका क्या है? C4, तो यहाँ लिखा हुआ भी है C4। तो ये इसका सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस होता है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेल नेम विच इज कंपोज्ड ऑफ कॉलम एंड सेल नेम, कि इस सेल का कॉलम का नेम क्या है? C, और रो का नाम क्या है? 4। तो जो ये C4 क्या होगा? सेल रेफरेंस होगा, क्योंकि इसमें इसके कॉलम और रो का नाम लिखा होता है, इसको सेल रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद सेल रेंज क्या होती है? बेटा देखिए मैंने पहले भी बताया, जब मैं इकट्ठा सेलेक्ट कर लूंगा, अब ये देखिए वो C4 की बजाय काफी ज्यादा नाम आ गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह सेलेक्ट हुआ है, तो इसको पूरे को सेल रेंज बोल देंगे, ठीक है। यानी हम जब मल्टीपल सिलेक्शन कर ले, अब यहाँ से यहाँ तक ये देखें, वो कह रहा है कि 4R × 2C। तो ये जो चीज हमने सिलेक्ट की है इकट्ठी, एडजेसेंट, मिलते हुए सारे सेल इकट्ठे किए हैं, इसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। द रेफरेंस एडजेसेंट सेल रेंज बोलते हैं। द सेल रेफरेंस ऑफ एडजस्ट, यानी सारे सेल के रेफरेंसेस एडजेसेंट सेल के, यानी मिले हुए सेल के, डिनोटेड बाय अ सेल रेंज। मतलब ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये क्या है? 4R × 2C। अब ये एडजेसेंट सेल रेफरेंस के इकट्ठा जो कर दे, ये सेल रेंज है, ठीक है। तो द रेफरेंस ऑफ एडजेसेंट सेल में बी डिनोटेड बाय अ सेल रेंज, कि अगर आप सारे सेल रेफरेंस को, एडजेसेंट सेल का मतलब होता है जुड़े हुए, मतलब ये तो नहीं है ना कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, नहीं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे एडजेसेंट है, मिले हुए। तो इनके सारे सेल रेफरेंस को जो इकट्ठा कर दोगे तो ये सेल रेंज बन जाएगी। यानी देखें अब इसकी रेंज कहाँ से है, यहाँ B2 से लेके यहाँ तक इसकी रेंज है। तो ये इंग्लिश में उर्दू मीडियम का बेटा दिया हुआ है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास, राइट द स्टेप टू सिलेक्ट द सेल रेंज। भाई सेल रेंज सिलेक्ट करने का तरीका बताए। आसान सा तरीका है, 4 नंबर का है। क्लिक ड्रैग सेल B2 सेल 4 टू चूज द रेंज C4। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज, होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट सेल ऑफ द रेंज। अच्छा देखिए कितनी आसान बात उसने कितनी मुश्किल लफ्ज में कही है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों के सारे जो सब्जेक्ट के नंबर है मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो भाई मैं देखिए ये मैंने पहले क्या करना है, मैंने पहले सेल को सिलेक्ट करना है। अब आपको बटन कीबोर्ड का नजर नहीं आ रहा, मैंने शिफ्ट प्रेस किया
और अब आखिरी सेल को सिलेक्ट किया। तो जब आप पहले और आखिरी को ये सिलेक्ट कर लो तो ये क्या सिलेक्ट हो गई है, सेल रेंज। अब अगर इसको और से पढ़े, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल। मैंने जैसे अब पहले फर्स्ट सेल को क्लिक किया था इसको, और फिर क्या करना है, अपने रेंज होल्ड डाउन शिफ्ट की, मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया हुआ है, और फिर क्या करना है, क्लिक ऑन द लास्ट सेल ऑफ द रेंज। अब देखिए ये मैंने इस पे, मैंने यहाँ से मतलब मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से यहाँ तक करना है, तो मैंने पहले सेल को क्लिक किया, शिफ्ट मैंने अब बटन प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड से, और आखिरी को कर लिया, तो ये सारा सिलेक्ट हो गया, तो ये सेल रेंज सिलेक्ट हो गई। ठीक है बेटा, तो ये आसान सा तरीका था, इसका 2 तरीके हमने बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग कॉलम, अ रो एंड एंटायर शीट। कॉलम आर सिलेक्टेड बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑन द कॉलम हेडर, और रोज आर सिलेक्टेड बाय द लेफ्ट क्लिकिंग ऑन द रो। अच्छा, कितनी आसान सी बात है भाई, अभी तो हम करके आए हैं। वो कहता है जैसे ये कॉलम है ना, सी वाला, ये पूरा कॉलम, अगर आप पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या करो, इसका कॉलम का हेडर क्या है, सी, इस पे लेफ्ट क्लिक कर दो, देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। ये देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब वो कहता है कि अगर मैं इस रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो भाई आप रो के हेडर को क्लिक करो, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ठीक है, यानी कॉलम को, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके ये हेडर है ए बी सी, और रो के हेडर 1 2 3 है। तो अगर आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम पे क्लिक करो, वो हेडर सिलेक्ट हो जाएगा, रो पे क्लिक करो, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत आसान, 3 नंबर का है। तो कॉलम आर सिलेक्टेड बाय लेफ्ट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर, and rows are selected by left clicking on the row header। अब select और वर्कशीट कैसे करते हैं इंटायर, तो the all inclusive spreadsheet can be carefully chosen by clicking on the rectangle in the top left corner of the spreadsheet। अब देखिए, अब इसमें काफी ज्यादा स्प्रेडशीट है, ये आपको नजर आ रही है, ये एक है मिनिमम मैक्सिमम की, ये रिजल्ट कार्ड है, ये खाली शीट है, ये होम बजट है, ये टाइम टेबल है। तो अब इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम केयरफुली जिसका नाम हमें लेना होगा, वो जैसे मुझे चाहिए होम बजट का, तो ये देखिए मैं होम बजट पे क्लिक करूंगा तो ये होम बजट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एनी 2 स्टेप ऑफ फॉर्मेटिंग सेल इन एमएस एक्सेल। Select appropriate for number, select the appropriate option for number, change the cell appropriate cell alignment text, you can change port of text। अच्छा देखिए, अब इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ ले कि इसको बोलते कैसे हैं। अब ये देखिए, ये मेरा होम बजट है, ठीक है। अब ये एक मेरे पास क्या है, यूँ समझ लें एक रॉ डाटा पड़ा है, ये मतलब सिर्फ डाटा एंटर है लेकिन खूबसूरत नहीं लग रहा। मैं कहता हूँ इसको फॉर्मेट अच्छा सा कर दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैंने पहले तो सिलेक्ट किया, जिसको भी मैंने किया करना है, फॉर्मेट कहते हैं इसको खूबसूरत बनाने को, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसको, ये देखिएगा मैं इसको ना यूज कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मैं कहता हूँ इस पे ना इसका कलर जरा रेड हो जाए, इसका बैकग्राउंड जरा येलो हो जाए। अब कुछ बेहतर हो गया, मैं कहता हूँ इसको जरा बोल्ड कर दूं, ये मैंने बोल्ड कर दिया। इनको जरा, इनका मैंने फोंट जो है वो दूसरा चेंज कर दिया इस तरह का। अब ये जो बेटा हम इसमें चेंजिंग करते हैं ना, ये देखिए ऐसे कर दिया लेफ्ट से। अब ये जो हम चेंजिंग करते हैं इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग करना, अपने सेल्स की क्या करना, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेप लिखे, फॉर्मेटिंग सेल, आप अपने सेल की इनकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो भाई पहले तो आपको वो क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल, पहले तो आपने उसको सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले जिस भी सेल को आपने फॉर्मेट डिजाइन करना है, फॉर्मेट सिलेक्ट उस पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द नंबर, चेंज द ऑल सेल अप्रोप्रिएट सेल अलाइनमेंट, यू कैन चेंज द फोर्ट। अच्छा मैं ना बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। वो कहता है कि आप नंबर चेंज कर सकते हैं उसका, उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ एक एक लफ्ज़ क्या है, फोंट ऑफ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उनके बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और कलर ऑफ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एक एक करके देता हूँ। अब ये देखिए इसका कलर ब्लैक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, लेट से ये देखिए ब्लू कर दिया, तो ये मैंने फॉर्मेटिंग की है। फिर और इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ मैं, ये देखिए मैंने स्टाइल इसका चेंज कर दिया, ये देखिए, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इस टेबल के जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दूँ, तो ये देखिए मैंने इसका ये डिज़ाइन चेंज कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल क्या होती हैं, ये फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है।
ये क्या कहलाती है? मतलब आप देखिए इसका कलर में क्या करने लगा हूँ, ये देखिए यहाँ गए और ये देखिए अब ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग का है। अगर आप प्री वो यूज करना चाहते हैं, इनको सिलेक्ट करो, टेबल को सिलेक्ट करो। अभी पूरे का पूरा टेबल जो है ना उस हमारा डिजाइन हो गया उनके मुताबिक। डन जी। अच्छा, ये हो गई जी। इसके बाद मेरे ख्याल में ये बात हो गई है हमारी। 2 नंबर का सारा है तो हमने कोई से दो स्टेप, एक सिलेक्ट का कर लो और चेंज द कलर, चेंज द अलाइनमेंट, इस तरह होगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, गिव रीजन टू यूज सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ सेल वैल्यू। We use cell reference in formula instead of cell value because when you edit any value in the cell, the formula recalculate the result based on the cell reference। अभी देखिए इसका मतलब देखिएगा क्या होता है। मैं ना इसको सारे को करता हूँ कंट्रोल जी। अच्छा, कंट्रोल जी हो गया मैं। ये आ गया हमारे पास। अब जब मैं कहता हूँ ना मुझे ना इसके सम को ऐड करवाना है, तो मुझे ना क्या करना पड़ेगा, सम का फॉर्मूला होता है एक, सम, सॉरी, ये देखिए, ये मैं यहीं से दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं इसको सारे को करता हूँ सम। ये देखिए, अब इस पे ना इस सेल के ऊपर ये फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर नजर आ रहा है, ये वाला C2C7। अब देखिए ये क्या है, C2 है, और ये क्या है, C7 है, 6 है। ठीक है, ये क्या है, C2 है और ये 6 है, और 7 में तो खुद वैल्यू पड़ी हुई है। अब एक चीज देखें कि इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, ये वाला, कि जितने भी ये एक्चुअली खाली भी कैलकुलेट हो गया ना, ऐसे कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ कर दिया। बेटा मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे होंगे, समझनी होती है तो चीज़ें फिर इसी तरह होती है। देखिए इसका एड्रेस क्या है, C2, ये देखिए C कॉलम है, रो इसकी 2 है, और इसका एड्रेस क्या है, C6। तो ये देखिए जब मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ लिखा C2C6, मैंने उनका नाम लिख दिए, यानी ये मतलब रेफरेंस लिखा है, उनका एड्रेस लिखा है, वैल्यू नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सब के सब की रेफरेंस हमारे पास आ जाए कि यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ तक कर दो और सबको सम कर दो। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि फॉर्मूला या फंक्शन के अंदर हम वैल्यू नहीं लिखते बल्कि उनकी रेंज लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था बेटा, 2 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग फार्मूला इन गूगल शीट विद एन एग्जांपल। अब फार्मूला, हम फार्मूला क्यों यूज करते हैं? भाई अभी ये फार्मूला मैंने क्यों यूज किया, ताकि मैं कोई कैलकुलेशन कर सकूं। तो अब फार्मूला इन गूगल शीट इज यूज टू टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ये तो चलो 4-5 नेम थे, मेरे पास 1000 नंबर भी होते, मैं उसमें कोई एक ही फ़ॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर सकता था। तो ये फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हम कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ़ॉर्मूला ऑलवेज़ स्टार्ट विद इक्वल साइन। अब देखें आपको इक्वल साइन से ही स्टार्ट होगा, ये देखिए नज़र आ रहा है इक्वल का साइन। तो फ़ॉर्मूला ऑलवेज़ स्टार्ट विद इक्वल साइन, और सेल फॉलोड बाय योर कैलकुलेशन, और फिर हम उसकी कैलकुलेशन लिखते हैं। एग्जांपल, अ फार्मूला कैन यूज फॉर कैलकुलेशन सच एज 1 + 1, 2 × 2। तो ये एग्जांपल आपने दे देनी है। अब 2 नंबर का सवाल है, दो ही बातें आपने बतानी है। हम क्या पर्पज है फार्मूला यूज करने का, टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दूसरा क्या है, स्टार्ट विद इक्वल साइन। तो ये हमने इसका आंसर किया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। वाओ, कितने नंबर का, 6 का। आपको बेटा ये दिया होगा, ये और ये बॉक्स मैंने उस गलती से नीचे कर दिया है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। उर्दू मीडियम में भी आपका जो आंसर होगा ना, वो आंसर तो आपने बस ये जितना मैं येलो कर रहा हूँ ना सिलेक्ट, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह उर्दू मीडियम का बस यहाँ से यहाँ तक ये आपने जवाब लिखना है, बाकी ये आपको दिया होगा। ठीक है, ये आपको दिया होगा। क्वेश्चन ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला बताएं। तो ये मिन का फॉर्मूला है और ये मैक्स का है। अब आपको याद इसमें कैसे रखना है बेटा, ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि मिन और मैक्स का मतलब क्या है, 6 नंबर का है, इसको अच्छी तरह समझ लें। ये टेबल आपको दिया होगा कि ये सारे नंबर में जो मिनिमम वैल्यू है वो निकालने का फॉर्मूला, और जो सारे नंबर में मैक्सिमम है वो निकालने का फॉर्मूला। तो अब इसमें अब देखिए मैं आपको ना इसकी एग्जांपल ही दे देता हूँ यहाँ से। अब लेट्स से देखिएगा, ये एक मेरे पास डाटा था, ठीक है,
ये डाटा है जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। अब मुझे फाइंड करना है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ये देखें, इसमें अगर आप देखें ये यहाँ पे, तो ये मिनिमम का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये नजर आ रहा है, ये वाला इक्वल मीन के A1 से सिलेक्ट करो। अब ये क्या है A1, ये देखे नजर आ रहा है ना इसका, ये क्या है A1, ए कॉलम रो 1, तो A1 से सिलेक्ट करो और कहाँ तक चले जाओ C6 तक। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रेंज बनती है A1 C6। वो कह रहा है कि इनको आप मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला, और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये बेटा ये इसका ये क्योंकि वो सिलेक्शन कर दिया, ये देखें, अब ये है मिनिमम का, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये मैं इसको चलो यहाँ से देखिए, ये इक्वल का साइन मिनिमम, और A1 से A6 यानी A1 यहाँ है और A6 यहाँ पे है, तो A1 से A6 की जो मिनिमम वैल्यू वो निकल के आ जाएगी, जो इसने क्या निकाली आपके सामने, ये देखें 5 नहीं, अब पूरे के पूरे टेबल के अंदर 5 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है। इसी तरह मैक्सिमम का फॉर्मूला कैसे होता है, इक्वल साइन, मतलब आपको सिर्फ ये जो ये चीज है ना ये याद करनी है, मैक्सिमम के लिए इक्वल टू मैक्स और A1 से A6, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका मतलब इतनी सी चीज याद रखनी है आपको, ये वाली कि इक्वल का साइन लगाएं, आप क्या लगाएं, इक्वल का साइन लगाएं, और मिन का मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो मिन यानी मिनिमम का जो फंक्शन होता है वो मिन होता है, मिनिमम से मिन निकालना है। और A1 A6 कैसे पता चलेगा, हमारी पहली वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है A1 से, तो ये A है और ये 1, तो यहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है, और जा कहाँ तक रही है C6, तो ये C है और 6 है, तो यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें वैल्यू होगी उसकी मिनिमम फॉर्मूला, ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली और इक्वल का साइन लगा के मीन लिख दिया, तो 5 आ जाएगा। और अगर इक्वल का साइन लगा के मैक्स लगा के फिर रेंज लगा दे, तो हमारी 89, क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 89 है, तो वो मैक्स के फॉर्मूले से मैक्सिमम आ जाएगा। ये 6 नंबर का है बेटा, ठीक है। अब बेटा एक बात क्लियर कर लें, आपको दिया क्या होगा, आपको दिया होगा ये वाली चीज यहाँ से यहाँ तक दी होगी और ये टेबल दिया होगा आपको, बस ये बताना है कि जो मिनिमम वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मिन होता है, और मैक्सिमम के लिए हमारे पास मैक्स होता है, और दरमियान में हमें उसकी सेल रेंज देनी होती है। तो हमें यहाँ से नजर आ रही है A1 है और आखिरी वैल्यू C6 है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन है, ये जरा मैं उर्दू मीडियम का जरा बड़ा कर दूंगा, आप ये पहले बात समझ लें। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए डिफरेंस बिटवीन गूगल शीट एंड MS एक्सेल। बेटा जो ये मेरे सामने ओपन है ना, इसको MS एक्सेल बोलते हैं। इसी तरह आप गूगल पे अगर लिखेंगे ना शीट, तो गूगल जो क्रोम जो आप सर्च करते हैं चीजें, वहां भी ये चीज आ जाएगी, वो ऑनलाइन होगी। तो वो जो ऑनलाइन होगी वो गूगल शीट होती है, और ये जो मैं ऑफलाइन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये हमारी MS एक्सेल है। तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। गूगल शीट बनाई है गूगल वालों ने, क्या गूगल शीट किसने बनाई है, गूगल वालों ने, और माइक्रोसॉफ्ट बनाई है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, MS एक्सेल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। दूसरी बात है, दे लॉन्च गूगल शीट एज अ पैक ऑफ जी सूट इन 2010। गूगल शीट बनी थी 2010 में, और जो MS एक्सेल बनी थी वो बनी थी 1987 में, और इसके जो पैक का नाम था MS ऑफिस था, और इसके पैक का नाम था जी सूट यानी गूगल सूट। वी कैन यूज गूगल शीट बोथ ऑनलाइन एज ऑफलाइन। हम गूगल शीट को ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जो MS एक्सेल है, वी कैन यूज एक्सेल इन ऑफलाइन। हम एक्सेल को सिर्फ ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन अब यह है कि आजकल उसको ऑनलाइन भी किया जा रहा है। गूगल शीट आर अवेलेबल इन 83 लैंग्वेज। गूगल शीट में 83 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जैसे अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो गूगल शीट में 83 लैंग्वेज है, और MS वर्ड में, MS एक्सेल में 91 लैंग्वेज है। इट इज़ यूज, ये गूगल शीट गूगल ड्राइव यूज करती है, और MS एक्सेल वन ड्राइव यूज करती है। इट इज़ बेटर फॉर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा। हम गूगल शीट को स्मॉल वैल्यू के लिए यूज करते हैं, और MS एक्सेल को अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो हम एक्सेल यूज़ करते हैं। तो ये बेटा हमारा 5 नंबर का सवाल था। पॉइंट है, बस इसको आपने याद रख लेना। मैं उर्दू मीडियम वालों का ज़रा उनका जूम करके दे दूँ, ताकि ये फिर ये ना पे सर हमारा, ये गूगल शीट की बात आ गई बेटा आपकी, और ये आपकी MS एक्सेल की बात आ गई, ठीक है। तो ये 5 नंबर के ये हमारे हो गए।
अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है वो, चूँकि एक्सेल वाले हमारे अब खत्म हो गए, ये पोर्शन शुरू हो गया एल्गोरिदम और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। आसान से क्वेश्चन है ये, तो उससे भी ज़्यादा आसान है। 4 नंबर का है, डिस्क्राइब द सिंपल प्रॉब्लम विद एन एग्जांपल। सादा मसला मिसाल के साथ बयान करें। बेटा आसान सी, इंतहाई आसान बात। मसले 2 तरह के होते हैं, एक सादा होता है, एक पेचीदा होता है, मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो सादा मसला वो होता है जिसका हल और आसान और वाज़े हो। अ सिंपल प्रॉब्लम इज़ वन जिसको जिसका सोर्स सर्टेन है, जिसका आउटकम सर्टेन है, जिसको लोकेट करना और रिज़ॉल्व करना आसान हो। अब ये 4 लफ्ज़ बोलती है इंग्लिश में उन्होंने चले कि अ सिंपल प्रॉब्लम इज़ वन सर्टेन सर्टेन सोर्स का मतलब बेटा होता है कि महदूद एक ख़ास उसका सोर्स होगा और उसका रिज़ल्ट भी एक ही होगा, ज़्यादा नहीं होंगे, सर्टेन स्पेसिफिक होगा और उसको रिज़ॉल्व करना और लोकेट करना आसान है, कि हम प्रॉब्लम तक पहुँच जाएँ और उसको सॉल्व कर लें। उसको अगर आसान हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रॉब्लम। द सिंपल प्रॉब्लम इज़ हैव सर्टेन ये उसका एक ख़ास सोर्स होगा और एक ख़ास उसका रिज़ल्ट होगा और उसको लोकेट और रिज़ॉल्व करना आसान होगा। मसलन मैं खाना गरम करता हूँ, यहाँ ओवन में रखा है, मैं कहता हूँ मैं उसको चूल्हे पे रख देता हूँ और आग तेज़ जला देता हूँ। अब उसका जो सोर्स है कि मैंने क्या सोर्स था कि मैंने उसको दोबारा देखा नहीं और आउटकम रिज़ल्ट एक ही होगा क्या, कि खाने ने जल जाना है। तो यही एग्ज़ाम्पल इसकी है। अब देखिए ये सादा मसला है कि उसमें एक ही सोर्स है, एक ही उसका आउटकम है, एक ही रिज़ल्ट है। यानी अगर आपने ओवन में रखा और उसको टाइमर ना लगाया तो खाना जल जाएगा, क्योंकि वो पक ही जा रहा है, पक ही जा रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सिंपल प्रॉब्लम। मतलब आसान सी बात है यार, वो मसला होता है जिसका हल आसान और वाज़ेह हो। यानी उसका एक ही सर्टेन सोर्स होगा, सोर्स क्या है भूल गया, उसको टाइमर लगाना। रिज़ल्ट यानी आउटकम क्या है, वो जल जाएगा। यानी अब इसको लोकेट भी हमने आसानी से कर लिया और उस हल भी कर लिया। लोकेट कैसे किया? हमें पता है क्यों जला है, टाइमर नहीं लगाया। रिज़ॉल्व क्या है, हल क्या है, ये टाइमर लगाओ। तो ये मसले सादे मसले कहलाते हैं। आगे पेचीदा मसला भी आएगा, वो फिर उसमें देखेंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अभी आप ना देखें, सिर्फ इसको देखें कि राइट द टर्म दैट आर यूज्ड टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम जो होता है, जैसे अब ये एल्गोरिदम है आपको नजर आ रहा है, इसको हम एल्गोरिदम, इसकी 3 लाइन है, ये एल्गोरिदम है, ये एक एल्गोरिदम, यानी ये जो स्टेप्स होते हैं हम इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ये एक एल्गोरिदम है। तो जिन जो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं ये हमारे एल्गोरिदम होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बेटा ये है कि किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी यानी उसकी कारकर्दगी नापने के लिए हमारे पास कौन से 2 स्टेप होते हैं। एक स्टेप है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी एक एल्गोरिदम अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है तो मैं कहूँगा कि अच्छा अच्छा नहीं है। अगर एक एल्गोरिदम स्पेस ज़्यादा ले रहा है, जगह ज़्यादा ले रहा है, तो मैं कहूँगा ये एल्गोरिदम अच्छा नहीं है। अच्छा एल्गोरिदम, एफिशिएंट एल्गोरिदम कौन-सा होगा? जो टाइम भी कम ले और स्पेस भी कम ले, यानी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो, वो अच्छा एल्गोरिदम होगा। अब हमारे पास सम क्या हुई बात ओवरऑल, ये आसान सी बात है। किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को हम कैसे बयान कर सकते हैं? 2 स्टेप से, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सामने रख के। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स, अब आगे ना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होता है कि एग्जांपल दे। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैज वेरियस रूट काजेज। अब यहाँ वेरियस रूट काजेज है, वहां सिंगल वन रूट काज था। ठीक है, कि कौन से प्रॉब्लम को, कौन से मसले को हम पेचीदा कहेंगे जिसकी बुनियाद या असबाब एक ना हो बल्कि कई हो, काफी ज्यादा हो। ठीक है, इनमें कुछ असबाब वाज़ेह होते हैं और कुछ उनको तलाश करना होता है। मतलब यही तो सादा और पेचीदा मसले में फ़र्क है कि जो सादा मसला होगा उसका सोर्स भी एक होगा, उसका रिज़ल्ट भी एक होगा। लेकिन जो पेचीदा होगा उसके सोर्स यानी कॉज़, रीज़न भी कई होंगी, कुछ हमें मालूम होंगी, व्हाइल सम ऑफ दीज़ फैक्टर कुड बी क्लियर, और कुछ माइट बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कुछ मुश्किल होंगी। तो जैसे कि अब ट्रैफ़िक प्रॉब्लम क्या है एक सिटी के अंदर? अब ये कुछ आसान मसले हैं, इसके जो असबाब हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं होंगे। तो ये आसान सी बात है जी। भई सादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी पेचीदा मसला वो होता है जिसकी रूट कॉज़ेज़ ज़्यादा हों, जी, कुछ हमें पता होंगी, कुछ फैक्टर हमें क्लियर ढूँढने पड़ेंगे, और जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम इन सिटी, ठीक है?
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एल्गोरिदम लिखने के कवायद लिखे। राइट द रूल ऑफ राइटिंग एल्गोरिदम, 4 नंबर और 4 स्टेप। पहला कायदा, पहला असूल, पहला कानून, पहला रूल, इट शुड बी क्लियर, एग्जैक्ट एंड वेल डिफाइंड। उसके स्टेप जो है बिल्कुल वाजे और सादा हो। इट शुड बी ऑलवेज बिगिन विद वर्ड स्टार्ट एंड एंड, यानी स्टार्ट कब हो, बिगन किससे हो, स्टार्ट के लफ्ज से, और एंड किससे हो, स्टॉप के वर्ड से। अब आगे एल्गोरिदम आएंगे, आप देखेंगे हर एल्गोरिदम का एक स्टार्ट पॉइंट है और एक स्टॉप पॉइंट है। इसके बाद है ईच स्टेप इज इन एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन सेपरेट लाइन। अब आप आगे आके देखेंगे एक एल्गोरिदम को कि उसके सेपरेट लाइन पे, हर लाइन पे एक लाइन, हर लाइन पे एक स्टेप लिखते हैं, एक लाइन में नहीं लिखते। स्टेप शुड बी नंबर्ड एज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैं आपको यार दिखाई देता हूँ एक एल्गोरिदम, ताकि आपका ये अब एल्गोरिदम है। अब वो जो 4 रूल पड़े हैं, पहला रूल क्या था कि उसका स्टार्ट हो और स्टॉप हो। दूसरा रूल क्या था कि हर स्टेप जो है अलग अलग लाइन पे हो, अलग अलग पे है। तीसरा रूल क्या है कि वो इस तरह हो, नंबरिंग इस तरह हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो यही तो हम चीज देख रहे थे वहाँ, ठीक है। तो ये चारों बातें हमारी हो गई बेटा, ठीक है, चारों बातें वही थी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिदम में इस्तेमाल होने वाले कोई 3 बयानात लिखे, कोई सी 3 स्टेटमेंट लिखे। तो अभी हमने बात की, 2 तो यही याद रख लो, स्टार्ट और एंड होता है। फिर हम ऐड भी करते हैं, बाज टाइम गो टू भी करते हैं, डिसाइड भी करते हैं। तो ये याद रखने हैं, कोई सी 3 याद आपने रख। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 3 टाइप्स ऑफ फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ना 3 तरीके से चलता है, सीक्वेंस में, सिलेक्शन में और लूप में। ये अभी हमें एक्सप्लेन नहीं करने वाला, 3 नंबर है, नाम याद रखने हैं। सीक्वेंस में एल्गोरिदम चल सकता है, सिलेक्शन में और लूप में, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन होगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर ईच सिनेरियो गिवन बिलो। 4 प्रॉब्लम है, 4 नंबर है, बस आपने ये बताना है कि इनमें कौन सा प्रॉब्लम सिंपल है, कौन सा इसमें कॉम्प्लेक्स है। तो बस एक इनमें जो किसी भी बच्चे की नशुरमा करना, उसकी तरबियत करना, अप ब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, ये कॉम्प्लेक्स है। बाकी सारे सिंपल प्रॉब्लम है, ये याद रखने बस आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया होगा आपने कि आगे लिखना है कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो सिर्फ चाइल्ड वाले में कॉम्प्लेक्स लिखना है, बाकी सब में सिंपल लिख देना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह दिया होगा, ऐसे ये क्वेश्चन होगा कि ये जो सिंबल है, रेक्टेंगल है, ओवल है, सर्कल है, पैरेललोग्राम है, ये 4 नंबर का सवाल होगा कि फ्लो चार्ट में इनके नाम क्या होते हैं। तो ये नाम होते हैं जी, रेक्टेंगल का नाम होता है प्रोसेस बॉक्स, ओवल का नाम होता है स्टार्ट स्टॉप बॉक्स, सर्कल का नाम होता है कनेक्टर, और पैरेललोग्राम को होता है आयो बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स। ये 4 नंबर का है। इसके बाद ले जी वही बात आ गई कि एक एल्गोरिदम लिखना है 4 नंबर का चाय बनाने का। तो बहुत आसान बेटा, सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि आपने इस तरह लिखना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन। दूसरी बात, पहला स्टेप स्टार्ट होना चाहिए और दूसरा हमारा स्टॉप होना चाहिए। तो चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वाटर को बॉईल करते हैं, फिर उसमें पत्ती मिलाते हैं, फिर उसमें चीनी मिलाते हैं, फिर उसमें दूध मिलाते हैं, फिर उसको उबालते हैं और फिर उसको चाय छाननी से छान लेते हैं। तो 4 नंबर का, ठीक है, इसी तरह उल्टो। इसके बाद नेक्स्ट फिर एक एल्गोरिदम है 4 नंबर का कि राइट एन एल्गोरिदम ऑफ बेकिंग केक। केक को बनाना है। अच्छा बेटा यहाँ ना मिस्टेकनली, गलती से स्टार्ट और स्टॉप नहीं लिखा, वो लिखना है। गलती से ये जो स्टेप है स्टार्ट और स्टॉप, ये हर एल्गोरिदम में हमें लिखना होता है, तो वो आपने स्टार्ट और स्टॉप लिख देना है। यहाँ गलती से नहीं लिखा हुआ। तो कैसे बेक करेंगे, प्री हीट द ओवन, पहले ओवन को गर्म करेंगे, फिर सारा जो जो चीज़ें उसमें डालनी है, इंग्रेडिएंट अज्जा को इकट्ठा करेंगे, फिर उनकी जितनी मिकदार है उनको नाप लेंगे, फिर उनको मिक्स कर देंगे, फिर उनमें थोड़ा सा पैन के अंदर घी से उसमें घी लगा देंगे, फिर इंग्रेडिएंट को छान लेंगे, फिर उसको ओवन में डाल देंगे और फिर एक टाइमर सेट कर देंगे। तो ये 4 नंबर का आपने स्टेप याद रख लिया। नेक्स्ट बेटा अगेन हमारा एक एल्गोरिदम है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड आइदर अ नंबर इज इवन और ऑड या इवन और नॉट। ये मालूम करने का एल्गोरिदम लिखे कि जुफ्त कोई अदद जुफ्त है या नहीं। तो इसके टोटल 4 स्टेप है। स्टार्ट, अच्छा ना, ऐड इनपुट नंबर, ये यहाँ पे आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं 1 स्टार्ट, क्योंकि ये हमने एक बनाया है कि हमने जो पहली और आखिरी लाइन पे स्टार्ट और स्टॉप करना है। दूसरा स्टेप बना दे इनपुट नंबर n। तीसरा स्टार्ट करें कि अगर n, ये जो रिमाइंडर का साइन होता है कि अगर n का n रिमाइंडर 2 इज 0, इसका मतलब है कि अगर
n पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 2 पे, बेटा ये जो परसेंटेज का साइन है ना, मसला n में करता हूँ 4, n क्या है 4, 4% 2 का मतलब क्या होता है कि ये 4 को आप अंदर रखो और 2 को बाहर रखो, ये ऐसे, ठीक है। तो जब हम 2 जा 4 लिखेंगे ना 4, तो ये आंसर आएगा, जो बचेगा रिमाइंडर क्या होगा 0। इसका आंसर ये होता है, ठीक है। रिमाइंडर का आंसर क्या होता है 0। तो n रिमाइंडर 2 0 हो तो क्या प्रिंट हो जाए, n इज इवन। यानी अगर n रिमाइंडर 2 0 आ जाए, ऐसे 0 आ गया है ना 4 के केस में, तो 4 क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर 0 नहीं आता, मसलन अगर ये 5 होता, तो 2 2 जा 4 और यहाँ 1 बच जाता। अब ये रिमाइंडर 1 नहीं आया, n रिमाइंडर 2, n रिमाइंडर 2, 0 नहीं आया, 1 आया। अगर 0 आ जाए तो इवन, नहीं तो एल्स प्रिंट n इज नॉट इवन। अगर ये मतलब 5 होता तो 2 का हम रिमाइंडर निकालते, रिमाइंडर आता 1 जो कि 0 नहीं है, तो फिर क्या प्रिंट होना था 5 को, नॉट इवन। ये 4 स्टेप हमने बस याद रखने। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, और ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है हमारे। अब क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, ब्रीफली डिस्क्राइब कंडीशन इन प्रोग्रामिंग। कंडीशन किसे बोलते हैं? अच्छा बेटा, कंडीशन के मामले में आपने एक चीज याद रखनी है, ये यानी ये मैंने वैसे हेडिंग दी है कि एक हमारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है कंडीशन क्या होती है प्रोग्रामिंग। इन प्रोग्रामिंग कंडीशन रेफर टू एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होती है जिसका आंसर या तो ट्रू आए या फॉल्स आए। अब पहले इस बात को समझ ले, फिर आगे चलते हैं। इट इज रेनिंग, अब बात, ऐसी बात जिसका जवाब हाँ या ना में हो, उसको कंडीशन बोलते हैं। अब मुझे बताओ, अब मैं कहूँ इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ या ना, ठीक है, यस और नो, ट्रू या फॉल्स। मैं कहता हूँ आपने जो पासवर्ड लगाया है वो करेक्ट है या नहीं, तो आप इसका आंसर एक ही है, या पासवर्ड सॉरी दो ही है, या ट्रू है या फॉल्स है। तो बेटा ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी एक्सप्रेशन जिसका आंसर या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, हाँ या ना हो, इसको हम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन प्रोग्रामिंग कंडीशन रेफर टू एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दैट एवेल्युएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स, जिसका वैल्यूएशन, जिसका जवाब या ट्रू हो या फॉल्स हो। मतलब मैं कहूँ पासवर्ड ट्रू है, तो ट्रू हो, मैं एक पासवर्ड डालता हूँ 2 3 n, लेट से ये मैंने पासवर्ड डाला। अब ये मैंने मोबाइल या कंप्यूटर में लगाया, इसके दो ही आंसर है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर इसका आंसर ट्रू है यानी ये ठीक है, तो हम लॉगिन हो जाएंगे, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो इसको कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। कि ऐसी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स है, उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन। अब ये प्रोग्रामिंग में कंडीशन कहाँ यूज होती है, कंडीशन आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं और डिसीजन करते हैं उस क्राइटेरिया की बेस पे। अब इसका मतलब क्या है, अब मेरी बात यहाँ बेटा गौर से सुनिएगा। अब अगर ये देखें, ये मैंने कंडीशन लगाई है, n रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, ये जो सिलेक्टेड है ना येलो कलर का, अब ये एक ही रह गया, ये कंडीशन है। अब ये देखें इसका आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसके अगर ये 4 है, तो यानी इन केस ये 4 है, तो रिमाइंडर 0 आता है, ट्रू है। ट्रू होगा तो फ्लो यहाँ जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो फ्लो यहाँ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कंडीशन होती है प्रोग्रामिंग में, वो हम फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट आल्सो राइट टू एग्जांपल। बेटा वही बात है जो हमने अभी, कंडीशन या कंडीशनल स्टेटमेंट है कि कंडीशन एंड रिजल्ट आर सेड टू बी कंडीशनल, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिनका रिजल्ट कंडीशनल हो, डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक ये स्टेटमेंट है, इफ इट इज रेनिंग देन ओपन एन अम्ब्रेला। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें जो अम्ब्रेला यानी छतरी ओपन करने का जो काम है, वो कंडीशन की बेस पे होगा। अगर बारिश हो रही होगी तो ओपन, नहीं तो नहीं। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो चीजें हो, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो चीजें हो, कौन कौन सी दो चीजें हो, एक उसमें कंडीशन होता है और एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन पूरी होती है। मसलन ये स्टेटमेंट
इट इज अ रेनिंग देन ओपन एन अम्ब्रेला। अब इसमें कंडीशन क्या है, इफ रेनिंग, और रिजल्ट क्या है, ओपन अम्ब्रेला। तो इस तरह की स्टेटमेंट जिसके अंदर कंडीशन हो और एक रिजल्ट हो, और वो जो रिजल्ट है वो कंडीशन की बेस पे उसने एग्जीक्यूट होना है, अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उसकी बेस पे चलना है, तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये उर्दू में ये दो एग्जांपल है। जैसे अगर रेनिंग है तो अम्ब्रेला ओपन होगा, दूसरी सूरत में अगर पासवर्ड करेक्ट होगा तो लॉगिन हो जाएगा या फिर एरर आएगा। ठीक है, अगर करेक्ट ना हुआ तो ये उर्दू मीडियम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट के कोई से दो यूज बताए। अभी एक तो हम ऊपर बता के कंट्रोल फ्लो यूज को कंट्रोल करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर फ्रीक्वेंटली यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। अब मैंने जैसे अभी ऊपर बताया कि हम इसका फ्लो के लिए यूज करते हैं। देखिए अगर ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो फ्लो यहाँ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं कंडीशन की बेस पे, और बाय वैल्यूटिंग कंडीशन द प्रोग्राम कैन डिटरमिन विच ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट। हम कंडीशन लगा देते हैं और बताते हैं उस बेस पे कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, चलेगा प्रोग्राम का, या ये वाला चलेगा। तो ये तो पहला इस्तेमाल हो गया कि हम फ्लो ऑफ कंट्रोल को, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है जी इनपुट वैलिडेशन। अब दूसरी सूरत में हम इसको इनपुट से के लिए भी यूज करते हैं। मसलन जब आप अपने मोबाइल में पासवर्ड एंटर करते हो, यानी आपका ये कंप्यूटर का पासवर्ड है, लैपटॉप का आपने एंटर किया ये पहला करेक्टर, तो इसके एंट्री के वक्त ये कंडीशनल स्टेटमेंट लगी होती है। अगर आपका पासवर्ड जो है वो ट्रू होता है तो आप लॉगिन हो जाते हो, वरना वो आपको एक एरर भेज देता है, एंटर नहीं होने देता कि पासवर्ड क्या है आपका रॉन्ग है। तो यहाँ भी क्या लगी थी, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इनपुट वैलिडेशन, ये जो डाटा आप इनपुट करते हो उसको वैलिडेट करता है, चेक करता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफर यूज टू वैलिडेट यूजर इनपुट एंड एंश्योर इट मीट सर्टन क्राइटेरिया, कि वो जो पासवर्ड उसने एंटर किया था वो उसको दुरुस्त है या नहीं है। तो यहाँ भी हमारी क्या यूज होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो दो यूज है, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है डिफरेंस इफ एंड देन एल्स कंस्ट्रक्ट इन प्रोग्रामिंग। इफ का बताएं हमें और इफ देन एल्स का बताएं। तो बेटा इसमें एक ही फर्क है। अब मसलन मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैं इसकी एग्जांपल, इसने क्या लिखा फिर मैं उसके साथ से एग्जांपल देता हूँ। इट एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट ओनली व्हेन गिवन कंडीशन इज ट्रू, इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स स्टेटमेंट और सेट स्टेटमेंट्स आर इग्नोर्ड। अब मैं इसको बताता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। ये देखिए, सैलरी है किसी भी बंदे की, वो है लेट्स से 20,000। ठीक है, कितनी है, 20,000। मैं कहता हूँ कि इफ उसने जो आइटम सेल किए हैं, अगर उसने आइटम सेल किए हैं, आइटम सेल जो है उसने की है ज्यादा, 10 से ज्यादा किए हैं, तो उसको उसकी सैलरी में क्या हो जाए, उसकी सैलरी में ऐड हो जाए 10,000। ठीक है, क्या ऐड हो जाए, 10,000। अगर उसने, सॉरी, 1,000 ऐड हो जाए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अगर उसकी सैलरी हो 10,000, सॉरी 20,000, उसकी सैलरी कितनी है, 20,000। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने जो आइटम बेचे हैं, वो मेरा सेलमैन था, अगर उसने 10 से ज्यादा फ्रिज बेच दिए हैं तो उसको 1,000 प्लस हो जाए। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होना, 20 की 20 सैलरी उसे मिल जाएगी। अब यहाँ हमने एक चीज बताई है कि इफ इट एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को, ये वाली स्टेटमेंट है, इसको तभी एग्जीक्यूट करेगा व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये वाली कंडीशन जो लगी हुई है, अगर ये ट्रू होगी तो तभी ये प्लस 1,000 हो जाएगा उसकी सैलरी में। यानी अगर उसने 10 से ज्यादा आइटम बेचे हैं तभी 1,000 होगा, अगर नहीं तो इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स, अगर उसने 8 आइटम बेचे हैं तो क्या होगा, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इग्नोर्ड, यानी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये इग्नोर होके आगे आ जाएगी। जबकि इफ देन कंडीशन में क्या होता है कि इसमें दो चीजें हैं, कि कंडीशन ट्रू हो तो एक स्टेटमेंट चले, फॉल्स हो तो दूसरी चले। मसलन अब ये वही एग्जांपल है जो हमने ऊपर की थी। अब ये किसकी एग्जांपल है, इफ देन की है। इफ देन में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये चले, फॉल्स हो तो ये चले। ठीक है, तो जिसमें हम ट्रू और फॉल्स दोनों की बात करें
तो फिर वो हमारा इफ देन एल्स होता है। इट एग्जीक्यूट डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर ईच रिजल्ट ऑफ द गिवन कंडीशन, यानी इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन द एल्स पार्ट। ये देखें, अभी अगर हम उसको ऊपर वाली बात देखें, ये वाली, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा पार्ट चलेगा? इफ वाला, ये इफ का पार्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो ये बात वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये मेरा हमारा हो गया जी क्वेश्चन। हाँ, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सिंपल लूप एंड कॉम्प्लेक्स लूप। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा आपका इस तरह भी आया है, अलग से भी क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, कि सिंपल लूप क्या होता है। तो आपने ये जो सिंपल लूप की डेफिनेशन है वो यहाँ से उठा लेनी है, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स लूप का पूछे तो इसका डिफरेंस लिखना है। A simple loop contain a fixed number of iteration, while complex loop can run indefinitely or until a certain condition is met. अब देखिए पहला डिफरेंस समझ लें। सिंपल लूप वो होगा जो एक खास मिकदार में चलेगा, मतलब मैं कहता हूँ 5 दफा चले, मैं कहता हूँ 6 दफा चले, तो ये सिंपल लूप होगा। जबकि कम्प्लेक्स लूप उसको बोलते हैं जिसकी कंडीशन जो है वो इनडेफिनिट हो, जो हमें पता ना हो कि लूप कितनी बार चल रहा है, वो किसी कंडीशन की बेस पे चल रहा है, हमें तादाद नहीं पता, तो कम्प्लेक्स लूप होगा। A simple loop is used when the number of iteration is known before, while in complex loop number of iteration is not known beforehand. ये वही बात उसने दोबारा बता दी कि सिंपल लूप वो होता है जिसकी नंबर ऑफ इटरेशन के प्रोग्राम में कितनी दफा चलना है हमें पता हो, तो वो सिंपल लूप होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स लूप वो होगा जिसमें हमें पता ना हो कि लूप में कितनी बार चलना है, ना पता हो तो कॉम्प्लेक्स है, पता हो तो सिंपल है। सिंपल लूप इज इजियर टू अंडरस्टैंड, सिंपल को हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और डिफिकल्ट को मुश्किल से आसान समझ आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर का। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर आर यूज इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लूप। सिंपल में कौन सा यूज होता है ऑपरेटर, और कॉम्प्लेक्स में कौन सा लूप इस्तेमाल होता है। सिंपल लूप यूज कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे इक्वल हो गया, ग्रेटर हो गया। देन कॉम्प्लेक्स लूप यूजेस और देन हो गया। जबकि एंड और नॉट यूज करता है, ठीक है। तो ये आपने बस लफ्ज याद रखने हैं, 5 नंबर के हैं लफ्ज, भी लफ्ज 6 है, नंबर 5 है। कि सिंपल यूज करेगा इक्वल ऑपरेटर, इक्वल होता है ये वाला ऑपरेटर। ग्रेटर ऑपरेटर ये ग्रेटर ऑपरेटर, ये लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सिंपल लूप यूज करता है, और एंड और नॉट ये भी ऑपरेटर है, तो इनको कॉम्प्लेक्स लूप इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेस्टिंग क्या होता है। आल्सो गिव एन एग्जांपल, छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर है। नेस्टिंग इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इन वे दैट कंस्ट्रक्ट इनसाइड द अदर। बेटा सिंपल सी बात है, ये ना जो रिपीट लिखा हुआ है ना, ये एक कंस्ट्रक्ट है हमारे पास, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। रिपीट क्या है? एक स्ट्रक्चर है। तो रिपीट 5 है और एक रिपीट 3 है, ठीक है। एक रिपीट 5 है और एक रिपीट 3 है हमारे पास। तो देखें, रिपीट 5 के अंदर हमने एक और रिपीट 3 रख दिया, तो जब हमारी एक कंस्ट्रक्ट के अंदर दूसरी कंडीशन कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी देखें कि नेस्टिंग इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर है, एक रिपीट 5 है और एक रिपीट 3 है। टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इन अ वे, इस तरीके से कि वन कंस्ट्रक्ट इज इनसाइड द अदर। अब रिपीट 3 किसके अंदर है? ये ब्रैकेट किसकी है? 5 की, ठीक है। और ये देखें, ये जो रिपीट 3 पूरे का पूरा है, ये किसके अंदर है? 5 के अंदर है। तो ऐसा प्रोग्रामिंग के कॉम्बिनेशन जिसमें टू कंस्ट्रक्ट इस तरह अरेंज हो कि एक दूसरे के अंदर आ जाए, तो इसको नेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन की तारीफ करें, फंक्शन बनाने के मराहिल लिखे। डिफाइन फंक्शन एंड राइट स्टेप टू क्रिएट फंक्शन। तो डिफाइन फंक्शन, डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, बस इतना से इसका आंसर है, ठीक है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक काम करता है, एक स्पेसिफिक कोड को परफॉर्म करेगा, ये इसका डेफिनेशन है। इट इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम। हम इसको प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करते हैं, कॉल करते हैं। इसके स्टेप क्या है? पहला स्टेप है स्क्रैच में फंक्शन बनाने का, यू कैन यूज द डिफाइन ब्लॉक। डिफाइन ब्लॉक से भी आप कर सकते हैं। यू कैन देन ऐड ब्लॉक ऑफ कोड टू फंक्शन, और फिर आप उसमें एक ब्लॉक ऐड कर देंगे।
तो ये हमारा हो गया जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि थर्ड लास्ट, अभी 2 और हैं। मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि बेटा सारे साल के कॉन्सेप्ट एक वीडियो में पढ़ाने की मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन आपने सारा साल कंप्यूटर पढ़ी है, इस बात का आपको अंदाज़ा होगा, मैं फिर भी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक ही बार समझना बेटा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश इसको आसान से आसान अंदाज में की है। तो इसलिए बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है? तो एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इन स्क्रैच विद एन एग्जांपल। फंक्शन को यूज करने के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा तो ये होता है, एक कि इसको आप रीयूज कर सकते हैं रिपीटेडली रादर देन हैविंग टू राइट सेवरल टाइम। बेटा अब इस लाइन का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। एक फंक्शन है मसलन, आपके गेम के अंदर एक फंक्शन यूज होता है फायर, ठीक है? किसका? फायर का। और जैसे कोई गेम है जिस तरह आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, शूटिंग गेम, उसमें एक फंक्शन आपने बना लिया फायरिंग, ठीक है? तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये फायरिंग का एक फंक्शन बन गया। अब इसको आप यूज कर सकते हैं बहुत सी जगहों पे, यानी एनिमी की गन के लिए भी वही फंक्शन, आपके दूसरी जो प्लेयर है उसकी गन के लिए भी वही फंक्शन। तो एक फंक्शन हम एक बार राइट करते हैं, एक एक बार हम राइट कर लेते हैं और उसको बार बार रिपीटेडली उसको रीयूज करते हैं। तो ये फंक्शन का फायदा है। फंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्रैच इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये उसकी डेफिनेशन ऊपर वाली उसने फिर लिख दिया। अदरवाइज फायदा सिर्फ इसका एक है कि जैसे मैंने ये एक बार फंक्शन यूज बना लिया, हम फिर इसी को हर जगह बार बार यूज करेंगे, तो ये फायदा है। In this function, if we press space or character will shift a little to the right and x value of its position will change। अब इसका मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे अब गेम के अंदर नेक्स्ट एरो बटन होता है, अगर आपने प्लेयर को मूव करना है तो नेक्स्ट एरो बटन प्रेस करते हैं तो वो आगे आगे मूव करता रहता है। अब एक्चुअली नेक्स्ट एरो बटन के पीछे एक फंक्शन हमने बना के लगाया होता है कि जब भी हम नेक्स्ट एरो प्रेस करते हैं वही फंक्शन री यूज हो जाता है। तो ये मतलब है, ये भी 5 नंबर का है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, define cloning and elaborate on how it is useful in computer programming। Cloning is a process of making duplicate or copy of sprite of an object। बेटा आप स्क्रैच में कोई गेम बना रहे हैं, आपने क्या किया, एक आपने ऑब्जेक्ट लिया, लेट से एक कैट ली, आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी। तो ये आपने क्या किया है? क्लोनिंग के प्रोसेस ऑफ मेकिंग डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ स्प्राइट और ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। अब इसका यूजफुल क्या है क्लोनिंग का? इट इज यूज इन प्रोग्राम एज इट अलाउ यू टू क्रिएट मल्टीपल, ये वाला यूज है इसका, क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ स्प्राइट, कि आप एक ही स्प्राइट के, एक ही ऑब्जेक्ट के, एक ही चीज के मल्टीपल स्प्राइट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इंस्टेंस बना सकते हैं। तो रिक्रिएटिंग फ्रॉम इट्स, यानी दोबारा शुरू से बनाने की बजाय, मैंने एक कैट बना ली, आप इसी की एक और कॉपी बना दे, एक और बना दे, तो आपको दोबारा से रिक्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ये ले बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका इसी में से क्वेश्चन आएगा। मुझे आपकी पूरी पूरी उम्मीद है आप इसको याद भी बहुत अच्छे से करोगे। मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की। बेटा मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए दुआ, ये दवा की है, अब मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करे आपका पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हो। तो मेरे लिए भी बेटा कमेंट में दुआ कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आप क्या कहते हैं, तो मुझे खुशी होती है जब आप खुश होते हैं कि सर आपकी बहुत अच्छी समझ आती है। तो बेटा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत को बच्चे कितना पसंद कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, और पहला नहीं सॉरी आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, राइट व्हाट इज मेंट बाय स्टॉप क्लोनिंग एंड हाउ कैन यू स्टॉप क्लोनिंग प्रोसेस इन प्रोग्राम। स्टॉप क्लोनिंग क्या होती है? स्टॉपिंग क्लोनिंग मीन halting द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपी। बाज़ टाइम हम चाह रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपी ना बने, हाल्ट कर दे, उसको रोक दे, तो इसको कहते हैं स्टॉपिंग क्लोनिंग। हाउ टू स्टॉप, हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं? यू कैन स्टॉप द क्लोनिंग प्रोसेस इन अ प्रोग्राम बाय स्टॉप क्लोनिंग कमांड। हम अगर स्टॉप क्लोनिंग कमांड दे दे तो वो स्टॉप हो जाता है। तो ये थे बेटा हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। कुछ अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो और सुन ले और इसको तैयार करने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, बहुत सी ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए। चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमने बोर्ड की तैयारी करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।